क्या आपने कभी अमीर या फिर फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचा है कि जहां पे आपको पैसे का प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी जिंदगी बड़े मजे से गुजारें? अगर सोचा है और इस पे सर्च किया है तो आपको एक आंसर लाजमी मिलेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट्स करो, चाहे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, प्लॉट में, कहीं ना कहीं बस इन्वेस्ट करो। मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता था और मुझे काफ़ी गलतियों के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है उसका स्टेप 3 है। और अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे और जो पहले 2 स्टेप्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है वो कुछ यूं दिखेगी। और इस जर्नी को ऐसे करने के लिए आपको तीनों स्टेप्स एक ऑर्डर में फॉलो करने होंगे। तो काफ़ी टाइम पहले मुझे रियलाइजेशन हो गई थी कि अगर मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो इन तीनों स्टेप्स को मुझे एक ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना आपके लिए बेहतर है। और ये जो 3 स्टेप सिस्टम है इसे कहते हैं वेल्थ ब्रिज सिस्टम, जिसे समझने में 95% लोग गलती करते हैं। तो आज हम इस सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हम स्टेप 3 से नहीं बल्कि स्टेप 1 से स्टार्ट करें। एंड बिफोर वी डू दैट, अगर आपने मेरी शक्ल पहले कभी नहीं देखी तो मेरा नाम ज़िशान है और इस चैनल के ऊपर हम उन मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करते हैं जिससे आप एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, ना कि सिर्फ बोरिंग और हार्डकोर स्टॉक्स की बातें। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बल्कि आपको अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करना है। तो अगर आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी शक्ल नज़र आती रहे। नाउ बैक टू द वीडियो। तो ये वेल्थ ब्रिज सिस्टम एक्चुअल में है क्या? इमेजिन करें कि आप रिवर की एक साइड पे खड़े हैं जहां पे मोस्टली लोग होते हैं जो सैलरी टू सैलरी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और पैसे को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। और आप रिवर की दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और वहां तक जाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, जिसमें जो पहली चीज है वो है व्हीकल, यानी गाड़ी। जब तक आपके पास गाड़ी नहीं होगी तब तक आप दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। और ये जो व्हीकल है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, क्योंकि ये स्टेप 3 है। लेकिन इस व्हीकल को रिवर क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज चाहिए, उसके ऊपर एक रोड। और ये जो ब्रिज है ये इस वेल्थ ब्रिज फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर 1 है, जो रिप्रेजेंट करता है आपका माइंडसेट। आपने नोट किया होगा कि 2 लोग हैं जिनकी सिमिलर जॉब है, सिमिलर एजुकेशन है, सिमिलर बैकग्राउंड है, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल आउटकम्स है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक आदमी बड़ी ईजिली अपनी लाइफ गुजार रहा है, उसके पास वेल्थ है और वो बड़ी फ्रीडम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है ना वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, यानी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो अगर इनका सब कुछ सेम है तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि माइंडसेट का प्रॉब्लम है। अगर आप इसको फिक्स कर लें तो आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक प्रोसेस का जिक्र करता है जिसने मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया है। और वो कहता है कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट टू द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो अगर मैं अपनी जिंदगी को मोड़ के देखूं ना तो ये जो एग्जांपल है ना बड़ी सेंस बनाती है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्शन में आप उसी बंदे को वोट डालते हैं जिसको आप इलेक्ट करना चाहते हैं। तो जेम्स क्लियर कहता है कि आप अपनी जिंदगी में जो हैबिट्स अपनाते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, वो एक किस्म का वोट है टुवर्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ योर्स। मतलब कि आप जिस तरह की आइडेंटिटी आपकी होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की हैबिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बुरी हैबिट्स को वोट देते हैं, जैसे सारा टाइम आप बैठ के फजूल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो अपने एक्चुअल में ग्रोथ का काम करना है उसको डिले करते हैं, अनप्रोडक्टिव दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो इस वोटिंग सिस्टम से क्या होगा कि आपकी वो आइडेंटिटी इलेक्ट होगी जो कि अनप्रोडक्टिव होगी, जो कि ग्रोथ की बात नहीं करेगी और हमेशा वो दूसरों पर ब्लेम करेगी, क्योंकि वो खुद चीज़ों को अचीव ही नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान को आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। हमारे आसपास जो लोग भी हैं वो या तो नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं या नेगेटिव बातें करते हैं जिससे ग्रोथ की बात कभी भी नहीं होगी। वो या तो ये कह रहे होंगे कि जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो हराम का पैसा कमाता है, जो कम पैसा कमा रहा है वो हलाल का पैसा होता है। वो शायद ये कहेंगे यार मेरी तो लक ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो कोई चीज़ें कर ही नहीं सकता हूँ। तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी है वो ग्रोथ के ऊपर नहीं बनी हुई बल्कि वो मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर बनी हुई है, लिमिटेशंस के ऊपर बनी हुई है। तो आपको अपना माइंडसेट रीसेट करनी है, गुड हैबिट्स को वोट देने हैं ताकि आपकी वो आइडेंटिटी अनलॉक हो जो कि ग्रोथ के ऊपर बात कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप 10 वीडियोस देखने की बजाय कोई एक ऐसी वीडियो देखें जो कि आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है। तो ये वोट है क्लैरिटी का, जो कि आपकी उस आइडेंटिटी को इलेक्ट कर रही है कि जो कि मोर फोकस है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में टाइम गुजारने के बजाय घर में रह के कोई चीज सीखने के ऊपर टाइम जब गुजारेंगे तो वो वोट है ग्रोथ का, जो कि ये आइडेंटिटी को इलेक्ट करता है कि आप जो ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर एनीथिंग एल्स। इसी तरह अगर आप अपनी सैलरी का 10 से 15% सेव करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं
हैं तो वो वोट है फ्यूचर पीस के लिए, जो कि ये आइडेंटिटी को इलेक्ट करेगा कि आप अपने फ्यूचर को लेके ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। तो ये सब कुछ ना रातों रात नहीं होगा, कोई मोटिवेशन से नहीं होगा, बल्कि आपको ये स्मॉल हैबिट्स अपनी लाइफ में लानी है और ओवर टाइम जाके आपकी लाइफ बेहतर होना स्टार्ट होगी और आपका जो माइंड है ना वो रीसेट होगा और यही कोर है आपकी सक्सेस का। तो जब आपने ये स्मॉल हैबिट्स अपनी जिंदगी पे अपनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको डिसिप्लिन भी चाहिए ताकि आप इनके ऊपर ना लॉन्ग टर्म तक रह सके। क्योंकि जो मोटिवेशन होती है ना आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो मोटिवेट कर देती है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना वो आपको लॉन्ग टर्म तक उस चीज करने में हेल्प करता है। क्योंकि एक हैबिट जितने टाइम तक आप उसको करते रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपकी बनेगी, लेकिन अगर आप उसको 4 5 6 दफा करके छोड़ देंगे तो आपकी आइडेंटिटी भी वीक हो जाएगी। तो ये डिसिप्लिन है बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। आई नो इट्स बोरिंग कि एक चीज को अपने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन हम डिसिप्लिन के तौर पे करते जाना है क्योंकि आप लंबी गेम के घोड़े हैं, आप लंबा पीरियड टाइम के लिए सोच रहे हैं। मॉर्गन हाउसर अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहता है कि जो बड़ी खूबसूरत बात है कि एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर्स ऑन लेबल। मतलब ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रह के कोई काम करते हैं एफर्ट के साथ तो आप उसकी प्राइस अप फ्रंट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये प्राइस अप फ्रंट नहीं देंगे तो आपको यही प्राइस लेटर ऑन जिंदगी में जाके देनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ रिग्रेट, मिस अपॉर्चुनिटीज या स्टैग्नेंट ग्रोथ। तो ये जो डिसिप्लिन है ना ये किस्म की प्राइस है आपके सक्सेसफुल होने के लिए। जितनी जल्दी ये आप डिसिप्लिन की प्राइस देंगे उतना जल्दी आपके अंदर ग्रोथ वाला जो कीड़ा है ना वो आएगा। तो ये इस फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ है, क्योंकि अगर आपका जो माइंड सेट है ना वो ग्रोथ माइंड सेट नहीं है, जो कि ग्रो नहीं होना चाहता, चीजें सीखना नहीं चाहता, अच्छी हैबिट्स नहीं बनाना चाहता, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और बाय लक या बाय चांस वो ग्रो हो भी जाता है, कामयाब हो भी जाता है, तो उसको सस्टेन कभी भी नहीं कर पाएगा। और जब ये ब्रिज बन गया ना तो इसके ऊपर आपको रोड चाहिए, और रोड रिप्रेजेंट करती है आपके स्किल्स और इनकम, जो कि इस वेल्थ ब्रिज फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर 2 है। क्योंकि अगर आपकी इनकम ही नहीं आ रही या फिर इनकंसिस्टेंट है तो आप कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते, जिसके ऊपर हम स्टेप 3 के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी। तो ये जो स्टेप 2 है ना ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एज स्टेप 1 एंड स्टेप 3। अब मसला क्या है कि अगर आप ऑनलाइन कोई जॉब पोस्ट करते हैं ना आपको हजारों सीवीज आएंगे, लेकिन जब आप इन लोगों से बात करेंगे ना, उनका कोई टेस्ट लेंगे, उनके काम को देखेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे, तो अब 99% चांस है कि आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर ना टैलेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 50 सीवीज में से एक बंदे को हायर करता हूं, और मेरी सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि बंदा एनालिटिकल थिंकिंग करता हो, कोई थोड़ा बहुत रिसर्च करता हो, या फिर थोड़ा सा मल्टीटास्कर हो, या उसकी अंग्रेजी अच्छी हो। अब जब मेरी इतनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी लोग रिजेक्ट हो रहे हैं तो सोचें ये बड़ी बड़ी कंपनीज वाले कितने लोगों को रिजेक्ट करती होंगी। अब मसला है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जिसने रोबोट बना के मार्केट में छोड़ दिए हैं, जो कि ग्रोथ के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, स्किल्स अपग्रेडेशन के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। ना वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, बस उनको जॉब मिल जाए और वो कमाना स्टार्ट कर दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट करें, 2 कॉपी राइटर्स हैं जो किसी एक कंपनी के लिए ना मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं। अब एक कॉपी राइटर है जो कि उठता है और कॉपी लिख के कहता है कि भाई ये कॉपी पकड़ो अपनी और चलते बनो। जो दूसरा कॉपी राइटर ना वो रिसर्च करता है, वो ये देखता है कि 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, इन दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो फनल्स हैं वो कैसे काम करती हैं। उसके बाद वो साइकोलॉजी को पढ़ता है कि इंसान की साइकोलॉजी क्या कहती है, कि मैं कौन से वर्ड्स को यूज करूंगा, उसकी साइकोलॉजी के अंदर कौन सा वर्ड जाके ट्रिगर करेगा जिससे जो मेरी मार्केटिंग का रिजल्ट है ना वो बेहतर हो जाए। उसके बाद वो एआई को यूज करता है ताकि अपने जो प्रोसेसेस है ना उसको बेहतर करे, अपनी रिसर्च को बेहतर करे, ताकि वो जो काम निकाल रहा है ना वो उसको अच्छा निकाले और जल्दी निकाले। अब जो एक कॉपीराइटर इतना कुछ कर रहा है और दूसरा कॉपीराइटर उठा के काम आपके मुंह पे मार रहा है, आप किसके साथ काम करेंगे? जो बंदा जिसके पास डिफरेंट स्किल्स हैं आप उसी के साथ काम करना पसंद करें, क्योंकि वो एक्चुअल में किसी बिजनेस की ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। किसी बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है कि उसको सेल्स लानी है, उसने कोई चीज़ बेचनी है। तो एक कॉपीराइटर सब कुछ रिसर्च करके बेहतर रिजल्ट्स ला के दे रहा है, तो वही कॉपीराइटर है जो आगे जाके सक्सेसफुल होगा। स्क्वाड एंड में लिखता है कि भाई किसी भी चीज़ में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 पाथ्स हैं, या तो आप बेस्ट बन जाए यानी कि टॉप 1%, या फिर आप किसी चीज़ में गुड इनफ हो जाए कि टॉप 25% के अंदर आ जाएं। और जो पहला चीज़ है ना जिसमें आप टॉप 1% हैं वो होना काफ़ी मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन गुड इनफ हम 2 से 3 स्किल्स के अंदर हो सकते हैं। और वो यही कहता है कि जब भी मैं किसी यंग बंदों से बात करता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर गुड इनफ हो जाएं, टॉप 25% में आ जाएं, जो कि आप प्रैक्टिस से आ सकते हैं। तो आप अपने कोर स्किल्स के साथ उस कम्युनिकेशन स्किल को मिला के उन लोगों के बॉस बन सकते हैं जिनके पास सिर्फ एक स्किल है। और इसे कहते हैं स्किल स्टैकिंग, यानी एक कोर स्किल के ऊपर आप मल्टीपल स्किल्स को स्टैक कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा अब ये स्टैक बड़ा होता जाएगा उतनी बड़ी किसी कंपनी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जितनी बड़ी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपका जो पैसा है ना उतना ही ज़्यादा होगा।
और एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं कि वो सिर्फ अर्निंग के पीछे भागते हैं, वो अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाते। और जो आपका ज़्यादा पैसा है ना, वो आपकी वैल्यू के साथ साथ बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ट्रकिंग बिजनेस के अंदर क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ, तो जिस काम के लिए उसने मुझे हायर किया ना, उसके अलावा भी मैं उसको कोई काम करके देता हूँ। जैसे उसके अकाउंट संभाल लिए, उसके TMS संभाल लिया, जिससे उसको ये पता लगेगा कि मैं उसके बिजनेस में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ जिससे उसको रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस वैल्यू को ना लेटर ऑन जाके मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, या फिर उसके उसके दिल में ये चीज़ चली जाएगी, यार ये बंदा मेरे सिस्टम्स के लिए, मेरे बिजनेस इरिप्लेसेबल है, जिसकी वजह से मेरी इतनी वैल्यू हो जाएगी कि वो मुझे रिप्लेस करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। तो ये सिस्टम जिसने क्रैक कर लिया ना, वो कभी भी ब्रोक नहीं हो सकता। और रसल ब्रंसन का जो वैल्यू लैडर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी सिमिलर है। और वो ये कहता है कि आप किसी को पहले वैल्यू दें फ्री के अंदर, जब उसको आपसे रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो आपकी जो वैल्यू लैडर है ना, उसके ऊपर आना चाहेगा। जहाँ पे आप उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो आपको उस चीज़ के पैसे देगा। जब आप उससे ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो आपको उसको और पैसे देगा। जितनी वो उस लैडर पे ऊपर जाता जाएगा, आप उतने पैसे कमाते जाएंगे। तो सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस ना करें, अपनी वैल्यू के ऊपर भी फोकस करें। और आप किसी भी बिजनेस को ज़्यादा वैल्यू कब दे सकते हैं कि जब आपके इतने स्किल्स हों कि आप उसके जो ऑपरेशंस है ना, उसको इतना अच्छा कर लें कि उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हों। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, या अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल है, तो आप उसको कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते, या फिर आपको उसको वैल्यू लैडर में इतना ऊपर लेके नहीं जा सकते जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उतने ज़्यादा आपके पास पैसे बचेंगे इन्वेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे आता है वेल्थ ब्रिज फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर 3 व्हीकल, जो रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टिंग को। अच्छा, अगर मुझे 5-6 साल पहले ये बात समझ आ गई होती ना, तो मुझे जितने लॉसेज हुए हैं, जितना मेरा टाइम ज़्यादा लगा है, वो ना लगता। और वो बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली उस वक्त तक ना करें जब तक आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल का नहीं पता, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी क्रिप्टो वाले की कहानी सुन रहे हैं, तो आपको लगेगा यार इस बंदे ने तो लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया है, और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। तो आप भी चाहेंगे यार मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना है कि भाई वो कौन सी गेम खेल रहा है और मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ। हो सकता है कि वो 22-23 साल का लड़का हो, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अगर उसको लॉस होता है तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, टेंशन ना हो उस पैसे की, और वो 5-6 साल तक वेट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, आप हैं जिनके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आपके माँ बाप डिपेंडेंट है, आप ज़्यादा देर तक अपनी लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप दोनों ना कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल रहे हैं। आपका उसके इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करना बिल्कुल बेवकूफ़ाना अमल होगा। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी और की नज़रों वाली ऐनक पहन लें और आप एक्सपेक्ट करें मुझे सही दिखे। उसको सही दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सही दिखेगा। तो अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट्स करूं, तो मैं अपने आप से ये 5 सवाल पूछूंगा, जिससे मुझे ये रियलाइज हो जाएगा मैं इस रिस्क प्रोफाइल के स्पेक्ट्रम में कहां पे आता हूं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर कल को मार्केट 20% गिरती है तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। क्या मैं पैनिक होकर बेच दूंगा, क्या मैं उसको रखूंगा। ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा मेरा, वो डिपेंड करेगा कि मेरा रिस्क कितना ज़्यादा मैं ले सकता हूं या मैं नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 2 कि ये पैसा मुझे कब चाहिए। क्या ये मैं पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहा हूँ, क्या ये पैसा मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए है, क्या ये पैसा मेरी शादी के लिए है। ये सवाल डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी गाड़ी खराब होती है या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल के दूंगा। अगर इसका आंसर येस है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले सेविंग्स करनी है और अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। और इसके ऊपर अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है, इसका आपका क्या फायदा है, तो आप मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कि मेरी इनकम कितनी स्टेबल है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा स्टेबल है तो मैं ज़्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इनकम स्टेबल नहीं है तो मुझे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, और अपना जो एसेट एलोकेशन है ना, उसको प्रॉपरली तरीके से करना चाहिए, जिसको अगेन मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कि जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे वो कंप्लीटली समझ आ रही है। क्योंकि अगर मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या कि जब भी वो नीचे डिप खाएगी, नीचे गिरेगी, लॉस में आएगी, तो मैं उसको बेच दूंगा। तो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्लैरिटी लेना आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जब बुरा वक्त आएगा आप उसके साथ स्टिक रहेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बुरी इन्वेस्टमेंट से भी बचाएंगे और आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे जिससे आप खुश होंगे और आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे। और मजे की बात यह है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपसे वो इसी तरह के सवाल पूछेंगे, ताकि वो आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है ना, उसको देख सकें और उसके लिहाज से आपको कोई फंड रिकमेंड करें, चाहे वो लो रिस्क हो, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब अपने पोर्टफोलियो बनाना, तो अपने एसेट एलोकेशन करनी है कि मैं अपने पैसे किस एसेट में कितने रखूं, लो रिस्क में कितने रखूं, मीडियम रिस्क में कितने रखूं, हाई रिस्क में कितने रखूं। और यही सवाल मैंने पाकिस्तान की टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछा था जब मैंने उनके साथ लाइव सेशंस को होस्ट किया था, और उन सब के आंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे।
और इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। अगर आप एक यंग पर्सन है जो कि 22-23 साल के या 24 साल के हैं, आपने अभी भी कमाना स्टार्ट किया, आप पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो और आपके पास ज़्यादा टाइम हॉराइजन है इन्वेस्टमेंट का, ताकि इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी नीचे भी जाती हैं, लॉस में भी जाती हैं, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपका सारा फोकस या एटलीस्ट 90% फोकस स्टॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ने स्टॉक्स ने हमेशा आपको फायदा ही दिया है। देन अगर आप मिडिल एज प्रोफेशनल हैं, जिसकी शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आप पे डिपेंडेंट हैं, आप पूरा घर भी चला रहे हैं, तो आप अपना सारा पैसा रिस्कियर एसेट्स में नहीं डाल सकते, तो आपको एसेट एलोकेशन करनी पड़ेगी, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। 60-40 की कर लेते हैं, 70-30 की कर लेते हैं, जहाँ पे जो मेजर उनका पोर्शन होता है वो स्टॉक्स में होता है, लेकिन उनको स्टॉक्स के साथ स्टेबिलिटी वाले जो एसेट्स हैं उसमें भी पैसा डालना है, जिसमें वो 30 या 40% किसी लो रिस्क मनी मार्केट फंड में डाल देते हैं, ताकि जब भी वो चाहें वो पैसे को निकाल सकें। इसमें काफ़ी लोग कॉकरोच अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो सारे एसेट क्लासेस में इक्वली पैसा डाल देते हैं। मेन गोल यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी जो पैसा ना उसको सेव करना है, जिसमें आप रिस्क भी ले रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे, और अपने पैसे को स्टेबल भी रखा हुआ है, ताकि आपको कोई मसला होता है तो आप उसको टैकल कर सकें। और यहाँ पे आते हैं तीसरे लोग, जो कि रिटायरमेंट के पास हैं या फिर अपने गोल के पास हैं। आपके लिए मशवरा यह है कि अगर आप अपने गोल के जितने पास हैं, तो आपको उतना ही दूर अपनी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल है ना वो अचीव होने वाला है। तो आपका जो फोकस है ना वो ग्रोथ का फोकस नहीं है, जहां पे आपके पहले 2 स्टेप्स के अंदर आपका फोकस ग्रोथ था, लेकिन अभी आपका फोकस ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आप अपने प्लान के या अपने गोल के या फिर अपनी रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं। अब आपका जो फोकस है ना वो ग्रोथ से आके आपकी जो कैपिटल है ना उसको प्रिजर्व करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ है, कि जितनी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी ना उतना ज़्यादा पोटेंशियली रिवॉर्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन हो सकता है। और जितनी आपकी जो रिस्क है ना वो कम होगा, उतना आपका रिवॉर्ड भी कम है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। और ये जो रिस्क प्रोफाइलिंग है ना, ये आपकी कंपस होती है, जहाँ पे वो आपको ये नहीं बताती कि सबके लिए क्या काम करेगा, वो आपको ये बताती है कि आपके लिए क्या काम करेगा। तो इससे पहले मैं वीडियो खत्म करूँ, आपको कंपाउंडिंग और SIP का कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग ना एक किस्म का मैजिक है, और जब आप नंबर्स देखेंगे ना, आपका जो दिमाग है ना वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि फर्ज करें कि आप 20,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए विद 13% रिटर्न, जो कि पोटेंशियली आपको मिल सकता है। कंसीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसमें आप स्टॉक्स की और बॉन्ड्स में मिक्स करके इन्वेस्ट करें तो 13% आपको मिल ही जाएगा। तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बनेगी 36 लाख रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग से विद एनुअल रिटर्न वो अमाउंट बन जाएगी 1.1 करोड़। बट यहाँ पे कंपाउंडिंग का मैजिक आएगा। अगर आप 10 साल और कंटिन्यू करते हैं तो वो जो 1.1 करोड़ है ना वो 4 करोड़ बन जाएगा, और उस 10 साल के बाद आप सिर्फ 5 साल और करते हैं तो आपका 8 करोड़ बन जाएगा, और उसके बाद 5 साल नहीं सिर्फ 3 साल और फॉलो करते हैं तो वो 8 करोड़ बन जाएगा 12 करोड़। ये है पावर कंपाउंडिंग की। जितना आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे उतने आपके जो रिटर्न्स है ना वो क्रेजी होते जाएंगे। तो आपको कोई स्मार्ट नहीं होना कि आपने यहाँ से स्टॉक लेना है, यहाँ पे बेचना है, बल्कि सिर्फ आपको इस फ्रेमवर्क के तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 जहाँ पे आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो रहा है, आप ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, ग्रो होने के बारे में सोच रहे हैं। स्टेप 2 में आप एक्चुअल में उस माइंडसेट को अप्लाई करके अपने स्किल्स को ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, और जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई ज़्यादा रिसर्च, कोई आपको स्टॉक्स देखने नहीं पड़े, यहाँ से लूँ यहाँ पे बेचूँ, सिर्फ आप लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, और अपनी दिन रात की जो ज़िंदगी है ना उसको फजूल चीज़ों के पीछे ज़ाया कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर नहीं बल्कि एक्चुअल में स्किल्स के ऊपर, अपनी अर्निंग के ऊपर उनको लगाना चाहिए। तो ये था वेल्थ ब्रिज सिस्टम, जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको क्या पार्ट पसंद आया, आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है आप वहाँ पे कहाँ पे हैं, और आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि हम मिल के इस चीज़ को टैकल कर सकें, ताकि हम सारे मिल के फाइनेंशियल फ्री हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।